नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए ये वाला जो है सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पहले पूरी जो समरी बताई है कि एनसीईआरटी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। इसमें 1, 2, 3, 4 में मैं आपको प्री से लेके मेंस तक के सारे पार्ट जो है बता रहा हूं, और ये यकीन मानिए कि ये जो है पूरा एनसीईआरटी के बहुत ऊपर लेवल का है। और एनसीईआरटी आपको बेसिक समझना जरूरी है, इससे मेंस में भी पॉइंट होते हैं, एसे में भी पॉइंट होते हैं, प्री में भी होते हैं। इस वाले वीडियो को देखने से पहले पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और भैया ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना। सारे नोटिफिकेशन यहीं पे आते हैं, यूट्यूब नहीं देता है, इसलिए आपको यहां सब कुछ मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है दो टाइप का होता है हमारे रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण एरिया में। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है आपका सीजनल। डिस्गाइज का मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है एक मान लीजिए फील्ड है आपका और वहां पे जरूरत है सिर्फ 4 लोगों की, 5 लोगों की जरूरत है 100 किलो प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में 10 लगे हुए हैं वहां पर, ठीक है। अगर इन 5 को निकाल दिया जाए, जो एक्स्ट्रा 5 है, तो भी प्रोडक्शन आपका 100 केजी ही रहेगा। तो यानी कि ये लोग दिख तो रहे हैं रोजगार करते हुए, लेकिन ये है नहीं, ये प्रच्छन्न है, छुपी हुई बेरोजगारी है। समझ रहे हैं, ये है रूरल एरिया की प्रॉब्लम। दूसरी भैया रूरल एरिया में कौन सी प्रॉब्लम हो गई? सीजनल। सीजनल मतलब जब खेती आई तब काम मिला, नॉन फार्म जो फार्म लेबरर होते हैं, और जब नहीं आई तो नहीं मिला, ठीक। जो अर्बन एरिया में है वो कौन सी आपकी है? एडुकेटेड, लोगों के पास शिक्षा है लेकिन स्किल नहीं, इसलिए वो बेरोजगार हैं। ये सारी चीजों पे बताया गया है। जापान के बारे में बताया गया है कि कैसे जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ना कोई उनके पास ऐसा मिनरल है, ना ऑयल के रिसोर्स है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में से है, ये विकसित देश है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जापान ने पूरा फोकस कहां पे किया है? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। उन्होंने ये जो उनके पास पॉपुलेशन है उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। जो उनके पास पॉपुलेशन, उनकी हेल्थ पे फोकस किया है, उनकी जो है हेल्थ सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा दिया है, एडुकेशन पे फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। तो जो इनके पास पॉपुलेशन है वो लोग को एक रिसोर्स मानते हैं, वही वाला चीज जो है इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। इस वाले चैप्टर से पहले पहला वाला जरूर देख लेना प्लीज। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं आपके लिए, जो कि कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसका क्या मतलब तो एक अलग पेज में समझ लेते हैं पहले। IMR, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। ये तीनों अलग पेज में समझ लेते हैं। देखो भैया, बर्थ रेट होता है कि भैया कितने लोग पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए पर 1000 पर्सन्स, और इसका कोई टाइम पीरियड होता है 1 साल। मतलब 1 साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए, वो हो गया बर्थ रेट। फिर वही 1000 लोगों में कितने जो है लोग मरे 1 साल में, वो हो गया डेथ रेट। IMR क्या है? IMR एक अलग चीज है। IMR का मतलब होता है आपका कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या है? 1 साल से नीचे का। तो 1 साल, अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने मर गए, लेकिन ये सब कंसिडरेशन क्या हो रहा है? 1 साल से नीचे के बच्चों का। तो 1 साल से 1000 लोग जितने पैदा हुए, उनमें से कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने बच्चों की डेथ हो गई अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जाननी बहुत जरूरी थी। अब देखिए, बेस आपका क्लियर रहना चाहिए, इसीलिए एक और चीज समझिए, MMR क्या होता है। MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा, रेट नहीं होता है। यहां पे 2 चीजें हैं, अभी भी मैंने भी देखी है, अभी तक मैं भी समझता था, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। पहली बात तो जो MMR है उसको पर 1 लाख लाइव बर्थ पे काउंट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो हम देख रहे थे 1000 पे कर रहे थे, ये 1 लाख लाइव बर्थ पे ये कॉन्सेप्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें से कितनी की डेथ हो गई। सिंपल बात यही है, सिंपल, समझ रहे हैं आप बात। इसमें सिंपल बात है कि भैया 1 साल के अंदर, ये एनुअल नंबर है, क्या है कि 1 साल के अंदर कितनी महिलाओं की डेथ हो गई अगर 1 लाख लाइव बच्चे हुए, ठीक है। तो ये हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अब वो डेथ चाहे किसी भी रीजन की वजह से हुई हो, प्रेगनेंसी में, एक्सटर्नल हो गया, ये सब चीजें, मतलब एक्सीडेंटल डेथ छोड़ के, कि अगर एक्सीडेंट हो गया वो सब नहीं, बाकी कोई भी मेडिकल रीजन हो, उसमें 1 लाख बच्चे पैदा हुए, उसमें कितनी महिलाएं मर गई 1 साल के अंदर, ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि MMR, ठीक। और दूसरी चीज क्या है? वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो अलग चीज है, अलग खेल रहे हैं वहां पे क्या कह रहे हैं कि आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है वो है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, एक गिवन पीरियड में, यानी कि 1 साल में, जब 1 लाख जो वुमेन है प्रोडक्टिव रेंज की, उनसे कंपेरिजन करेंगे तो, मतलब
समझ रहे बात आप? देखिए पहली बात तो ये है कि रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, फिर से समझिए इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये है एमएमआर, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो हम एमएमआर बोलते हैं, हमेशा हमने देखा होगा एमएमआर पूछा जाता है। इसमें क्या है, कितनी फीमेल की डेथ हुई 1 साल के अंदर अगर 1 लाख लाइव बर्थ जो हुए, मतलब 1 लाख बच्चे हुए। सिंपल बात ये है, डेथ चाहे किसी भी रीजन से हुई हो, एक्सीडेंट छोड़ के। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये वो रेट है जिसमें आपका ये जो है, इसमें क्या है आपका, कि अगर मान लीजिए 1 लाख महिलाएं हैं रिप्रोडक्टिव एज की, रिप्रोडक्टिव एज का क्या मतलब होता है, 15 से 49 साल तक की अगर महिलाएं 1 लाख की, तो उनमें से 1 साल में कितनी मैटरनल डेथ हुई, मतलब जो है बच्चा पैदा करते टाइम कितनी डेथ हो गई, ये आपको बताना है। ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एमएमआर जनरली हम लोग क्या देखते हैं, रेशियो है, वो 1 लाख लाइव बर्थ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, 1 साल के अंदर कितनी फीमेल की डेथ हो गई, किसी भी रीजन से हुई हो, एक्सीडेंट छोड़ के। लेकिन जो रेट है ये अलग चीज है। यहां पे 1 लाख अगर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं, रिप्रोडक्टिव एज का क्या मतलब हो गया, 15 से 49 साल, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ गिवन पीरियड, यानी कि 1 साल के अंदर जितनी मैटरनल डेथ हुई है पर लाख वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। समझ रहे हैं आप? 1 साल के अंदर अगर मतलब 1 लाख महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज की हुई, उनमें से कितनी डेथ हुई है मैटरनल, ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। देखिए ये सब मैं बता चुका हूं। अभी बर्थ रेट का क्या मतलब हुआ भैया, 1000 लोगों में 1 साल में कितने बच्चे पैदा हुए, एक पर मतलब 1000 लोगों को अगर कंसीडर करें तो कितने बच्चे पैदा हुए 1 साल में, ये होता है बर्थ रेट। पर 1000 लोगों को कंसीडर करें तो कितने लोग मरे, उनको बोलते हैं डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी मैंने आपको बता दिया। बर्थ रेट मान लीजिए अगर 45, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 बच्चे पैदा हुए पर 1000 लोगों पे हर साल में, ठीक। ये सारी चीजें मैं तो बता चुका हूं। अच्छा, ये एमएमआर और आईएमआर का लेटेस्ट डेटा है भैया, इसको देख लो, ध्यान से रट लो, चबा लो इसको, ये आएगा। और ये 27 अगस्त 2020 तक का है, आगे अपडेट हो सकता है। एमएमआर ध्यान रखिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, रेट नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, 1000 लाइव बर्थ पे 1 साल में कितनी महिलाओं की डेथ हो गई किसी भी रीजन से। ये है एमएमआर, जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, जिसका फैक्ट देखते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां पे 1000 रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं हैं, यानी कि 15 से 49 साल तक की जो महिलाएं हैं, उनमें से कितनों की मैटरनल डेथ हो गई है, वो होता है रिप्रोडक्टिव एज। तो वहां पे महिलाओं पे महिलाएं कंसिडर की जाती हैं, यहां पे बच्चों पे महिलाएं कंसिडर की जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एमएमआर 113 इस समय इंडिया का। हमारा टारगेट था 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से 100, लेकिन हम नहीं अचीव कर पाए। और सबसे ज्यादा एमएमआर है आपका असम का, फिर यूपी का है, फिर एमपी का है, सबसे कम है केरल, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एसडीजी भी एक है, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा एक आप चीज यहाँ पे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट है 2030 तक 70 करने का, ठीक है। हम अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाला भी टारगेट नहीं कर पाए, 100 करना था, 113 ही कर पाए सिर्फ, और 2020 तक करना था ये 100, और एसडीजी का टारगेट 2030 तक 70 करने का है। आईएमआर देखेंगे तो इंडिया का 32 है, 27 अगस्त 2020 तक, और सबसे ज्यादा है एमपी का 48, सबसे कम है नागालैंड का, फिर यूपी का 43 है, और केरल का है 7वां, ठीक है। सबसे ज्यादा आईएमआर अभी लेटेस्ट जो एनएफएसएचएस वाला सर्वे आता है उसके हिसाब से, सैंपल जो वाला सर्वे आता है उसके हिसाब से देखेंगे सबसे ज्यादा कम हुआ है मिजोरम से, 15 से 5 हो गया सीधा। मैंने ओवरऑल वैसे समरी आपको बता दी, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। रूरल एरिया के केस में मैंने बताया था, ग्रामीण के केस में सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखेंगे तो रूरल अर्बन का अलग है, वो एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके पास स्किल नहीं है, ठीक। यहाँ पे फोकस क्या किया गया, पीपल एज रिसोर्स, यानी कि लोगों को ज्यादा डेवलप करो। जापान ने वो किया, पॉपुलेशन को एसेट की तरह लो, लाइबिलिटी की तरह नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करो, बनाने के लिए एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पे फोकस करो, ट्रेनिंग उन लोगों की करो, स्किल डेवलपमेंट करो, ताकि वो लोग इतना करो कि वो लोग खुद भी पहले, अगर देखिए किसी को पढ़ा देंगे आप बच्चे को, तो वो जब बड़ा हो गया, मान लीजिए कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट बन गया, कुछ भी बन गया, वो पहले तो अपने घर की जो है ठीक करेगा, फिर मान लीजिए उसने कोई वो वहां पे जहां रहता होगा वहां पे देखेंगे लोग कि उसके घर की हालत सुधर रही, तो बाकी लोग भी जो है पढ़ने के लिए इंस्पायर होंगे, आस पड़ोस की भी जो है वो मदद कर सकता है, कुछ ऐसी मशीन डेवलप कर दे जिससे एग्रीकल्चर की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो गाँव की वो हेल्प कर सकता है, अपनी फैमिली को जो है सुरक्षित रखने के लिए, और वो चीजें सोसाइटी के लिए कर सकता है, सोसाइटी से फिर देश बढ़ेगा, तो मतलब पूरी साइकिल चलती जाएगी। ये है ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, IT रिवोल्यूशन हुआ है, स्पेस रिवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट
करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स पे। कैसे कैसे करेंगे? एडुकेशन पे ज्यादा खर्चा करिए, मेडिकल केयर पे ज्यादा खर्चा करिए, ताकि हायर रेट ऑफ रिटर्न आए फ्यूचर में, क्योंकि हम एडुकेशन को एसेट की तरह लेना है, लाइबिलिटी की तरह नहीं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लेबर का कैसे डिवीजन है कि लोग समझते हैं कि जो आदमियों का काम है वो कमाना और औरतों का काम है घर का काम करना। ये एक अभी तक जो है पैट्रियार्कल सोच है। अभी तक वुमेन की इश्यूज क्या क्या है भैया? एजुकेशन नहीं होती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं होते हैं, पैसे भी कम मिलते हैं सेम काम के। कोई अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो कोई मैटरनिटी लीव ये सब नहीं मिलेगी आजकल। हालांकि जो है महिलाएं किसी से कम नहीं है, बड़ी से बड़ी कंपनियों में, बड़ी से बड़ी पोस्ट में हर जगह महिलाएं जो है विराजमान है, लेकिन उनका परसेंटेज काफी कम है। उस पर फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सारी चीजें बताई गई हैं। और जनरली यही होता है कि भैया जो है मेन वो खेती करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, महिलाएं जो है घर का काम संभालती हैं। फिर देखिए इसमें मैंने यहाँ पे सब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वाला भी लिख दिया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम जो इंडिया की कैलकुलेट की जाती है वो हम लोग 12th क्लास के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। उसमें जो हाउस होल्ड जो घर का काम करती है महिलाएं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वुमेन को तभी जो है पेमेंट मिलती है जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती है। जो उनके घर का काम है वो कहते हैं हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को काम ही किया है, जबकि सबसे ज्यादा काम हाउस वाइफ को ही होता है, ठीक है। तो ये मतलब सबका काम है, होता है, हाउस वाइफ का भी होता है, लोग भी करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, सब मिलकर ही जिंदगी चलती है। प्राइमरी सेक्टर ये जो है आपका, वही मैंने बताया था, नेचुरल से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा हो तो प्राइमरी सेक्टर हो गया। जैसे एग्रीकल्चर कर लो, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग। मैन्युफैक्चर में क्या है भैया कि जो प्राइमरी का रॉ मटेरियल लेके कुछ प्रोडक्ट बना दिया, कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक, तो वो हो गई सेकेंडरी। फिर उसके बाद अगर प्राइमरी से सेकेंडरी जाने के लिए जो हमको सुविधाएं जरूरत पड़ती है वो होती है टर्सरी। और टर्सरी के ही दो आपके मॉडिफाइड फॉर्म है, वो है क्वाटरनरी और क्वीनरी। फिर ये बताया गया कि भैया जो भी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल इनकम में, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो नहीं करती हैं उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी दो टाइप की होती है, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। ये सब हम लोग आगे देख रहे हैं। मार्केट एक्टिविटी का मतलब आपने कुछ काम किया, आपको पैसा मिला, ठीक है, और उसमें जो है आपको चाहे प्रोडक्शन गुड्स का किया हो, सर्विस का किया हो, कुछ भी किया हो। नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब है कि आपने खुद के खाने के लिए किया, खुद ही बनाया, खुद ही खा गए, वो वाली चीज। तो समझ रहे मतलब, तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर आपने खुद ही बनाया छोला चावल और बेच दिया तो आपको उसमें जो है एक आपने इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटी की कि आपको पैसे मिल गए। खुद ही बना खा गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो टन गोपाल मिलेगा। खैर, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। ये वाली चीज अब हम लोग देखेंगे पूरे ध्यान से, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ कराया जाएगा। ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्टिव नॉलेज दे दोगे आप तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम ही आएंगे। पीपल को एज ए रिसोर्स डेवलप करना चाहिए और हमको जो है एसेट की तरह देखना चाहिए कि कैसे अगर आप प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बना दोगे तो कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाने में, जीएनपी को बढ़ाने में, जीडीपी को बढ़ाने में, नेशनल इनकम को बढ़ाने में। यही सब चीजें यहाँ पे पूरे में किया गया है कि पॉपुलेशन को हमेशा जो है निगेटिव के तौर पर देखा गया है। और वैसे पॉपुलेशन की समस्याएं बहुत हैं और बिल्कुल जो है पॉपुलेशन कंट्रोल वाले जो मेजर्स हैं वो सरकार को लेने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी जो हमारे पास पॉपुलेशन है हाल फिलहाल, उनको तो नहीं मार सकते हैं ना, तो उनको स्किल करने की जरूरत है, उनको एडुकेट करने की जरूरत है, उनको अवेयर करने की जरूरत है, उनको प्रोडक्टिव अगर उनसे काम लेना है तो उनको सिखाना पड़ेगा, उन पे खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये सब चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो उनकी एडुकेशन हेल्थ पे यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको यही सब चीजें यहाँ पे बताया गया है। इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मानव पूंजी का निर्माण करना है हमको। मानव पूंजी का निर्माण करोगे तो वो भी एक भौतिक पूंजी के निर्माण की तरह ही है और देश की उत्पादक शक्ति में वो वृद्धि करेगा। कैसे करोगे आप? शिक्षा में करो, प्रशिक्षण में करो, स्वास्थ्य सेवाओं में करो, इन सब में आप ज्यादा से ज्यादा जो है गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा होना चाहिए। शिक्षित होके आएंगे लोग, प्रशिक्षित होके आएंगे तो जो है अपने साथ वालों को भी करेंगे अवेयर और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। और जो आपका अगर मान लीजिए हेल्दी अगर लोग हैं वो हेल्दी नहीं होंगे, अगर हेल्दी नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे तो नेशनल जो आपका इनकम है उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? बीमारी पड़े हैं तो वो लाइबिलिटी बन जा रहे हैं। इसीलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और जैसे आपने जो है पूरी दुनिया के मॉडर्न जो है फार्मिंग टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन हमने बढ़ा लिया। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति हुई है, लेकिन ये सब कोई मशीनों ने मतलब ऐसे आसमान से नहीं टपका है। लोगों ने सोचा, MS स्वामीनाथन जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो आए, इंडिया के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो ह्यूमन रिसोर्स थे, उन सब लोगों ने, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास स्किल्ड थी और वो लोग एडुकेटेड थे कुल मिला के, तो वो ह्यूमन कैपिटल है। उन्होंने समझा कि अगर हमको अपने देश को भी जो है तरक्की करना है तो ये सब चीजें लानी पड़ेंगी, फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर
उस टाइम की सरकारों ने ये सब नहीं सोचा होता तो क्या पता फूड इनसिक्योरिटी अभी भी हो रही होती है। वैसे भी अभी इंडिया में अभी भी कोई ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फूड सिक्योर हो गए, अभी भी कभी सूखा आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। अब देखिए सिंपल बात यही है कि इसमें जो ज्यादा गरीब लोग हैं वही ज्यादा सफर करेंगे, जो थोड़े ठीक हैं वो भी सफर करते हैं, लेकिन अगर एकदम ही डिजास्टर आ जाए तो वो सब चीजें इसीलिए यहाँ पे करनी पड़ेंगी। ह्यूमन रिसोर्स ये बीच में खेलते रहते हैं बच्चे आपस में, इसमें आपको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। बस वो वही है सिंपल बात जो मैं बता रहा हूँ कि भैया ज्यादा एडुकेटेड हो गए, ज्यादा हेल्थियर हो गए तो उसमें सोसाइटी का भी गेन होगा, और अगर आप जो है हेल्दी रहोगे, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे और जो है आप नई नई चीजें यहाँ पे उन्नति करोगे, इनोवेशन लाओगे दुनिया में। ठीक है, तो ये बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है बाकी सारे रिसोर्सेज से सुपीरियर माना गया है। अगर आप ह्यूमन को डेवलप कर दो तो सारे रिसोर्स अपने आप डेवलप कर लेगा ह्यूमन खुद। यही सब बातें बताई गई कि हमारी लार्ज पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी हम उनको एक एसेट के तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें कुछ कुछ केस देते रहते हैं, केस स्टडी करते रहते हैं। एक शकल है और एक विलास है। ठीक है, एक बच्चे को उसकी जो है एडुकेशन पे खर्चा किया गया तो वो जो है पढ़ा और धीरे धीरे जो है उसने अपना भी भला किया, अपनी सोसाइटी का भला किया, अपनी फैमिली का भला किया। दूसरा बच्चा वो गरीबी में था और वो खुद भी बेचता था, मतलब उसकी माँ कुछ जो है मछली बेचती थी, वो भी उन्हीं को सपोर्ट करने लगा, धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। तो दोनों को फिर कंपेयर किया गया कि देखिए एक पे हमने ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा फोकस किया तो उसका बेनिफिट क्या मिला, उसने अपने परिवार की कंडीशन ठीक की, अपनी फैमिली की कंडीशन ठीक की, सोसाइटी की ठीक की, गांव की ठीक की। दूसरे वाले ने जो है वो एक तरह से लायबिलिटी हो गया, खुद भी बीमार रहने लगा और जो है बाकी लोगों पे भी बोझ बन गया। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना जरूरी है। देखिए ये है शकल, ये है विलास। तो ये इन्होंने क्या किया, ये पढ़ लिख के अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, तो इनके बॉस ने इनको जो है प्रमोशन दे दिया, पैसा मिला, फैमिली खुश हुई और धीरे धीरे तरक्की होती गई। विलास जो है वो अलग ही है, वो मछुआरे का लड़का था, उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी माँ जो है बेच के कमाती थी। इसमें जो है इनको रोग भी हो गया तो उसके पास डॉक्टर को दिखाने के भी पैसे नहीं थे और धीरे धीरे जो उसके पास कोई पढ़ाई की रुचि भी नहीं थी तो और उसमें फिर कुल मिला के वो मछली बेचने लगा और वो भी वही बहुत ही कम कमा पाता था। इससे हमने देखा कि भैया ह्यूमन कैपिटल पे हमको इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसमें वही देखिए दिखाया गया कि विलास को भैया कोई शिक्षा ही नहीं मिली, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, तो इसलिए वो पैसे भी कम कमा पाता था। पैसे कम कमा पाता है मतलब कि वो अपनी धीरे धीरे जो है जरूरतें नहीं पूरी कर पाएगा। और इसी के साथ जो है ये सेकंड वाले चैप्टर से लिंक कर दिया इसको थर्ड वाले से, तो ये पॉवर्टी की उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिंक किया गया 1 2 3 4 को। ठीक, इन्वेस्टमेंट हमको बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ह्यूमन कैपिटल में ज्यादा करना जरूरी है। आपके हेल्थ और वो जो है एडुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। 2 साइकिल यहाँ पे बताई गई है, एक होता है विट्रियस साइकिल, अच्छा चक्र बोलते हैं, और एक होता है विसियस साइकिल। ठीक है, विट्रियस साइकिल का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, तो बच्चा जो है बड़ा हुआ, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई करी, साइंटिस्ट बन गया, कुछ अच्छा बन गया, कुल मिला के अपनी भी जरूरतें पूरी कर सकता था, अपने बच्चों की भी, तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखेगा, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखेगा कि ताकि वो लोग सही से रहें, हाइजीनिक रहें, अच्छा खाएं, अच्छा जो है आपको पढ़ें, अच्छी आदतें सीखें और गंदी जगह ना रहें। तो ऐसे जो है साइकिल चलता जाएगा, खुद भी संपन्न होता गया, उसके बेटे भी संपन्न होते गए और वो फैमिली हाइजीनिक रहने लगे, अच्छी सोसाइटी में रहने लगे, सारी उनके पास सुख सुविधाएं, अच्छी जगह रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को देते गए। तो ये हो गई आपकी विसियस साइकिल, विट्रियस साइकिल, अच्छा चक्र। ठीक है, कि जो आपको लोग हैं मतलब पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं और जो है उनको एजुकेशन और इन सब की इंपॉर्टेंस पता है, तो वो भैया आपको बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। एक हो गई विसियस साइकिल, इसमें अब जो है बच्चा के माँ बाप खुद ही गरीब हैं, वो खुद ही नहीं खा पा रहे हैं, जब वो नहीं खा पा रहे हैं वो जो है भीख मांग रहे हैं या कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं, वो भी अनहाइजीनिक में है, उनकी कोई हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा है, एडुकेशन नहीं पा रहे हैं, फिर जो है उनके भी बच्चे हुए वो भी ऐसे ही रहे। तो ये हो गई आपकी कौन सी विसियस साइकिल। ये आपको कुल मिला के विसियस साइकिल यानी कि आपका हो गया दुष्चक्र हो गया। तो दुष्चक्र में नहीं फंसना है, अच्छे चक्र में जो है हमको रहना है, तभी इंडिया का विकास होगा, तभी सोसाइटी का विकास होगा, तभी स्टेट का विकास होगा, तभी नेशन का विकास होगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जापान जैसे देश में देखिए मानव संसाधन पर ही निवेश किया गया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक विकसित देश है और इन्होंने सिर्फ अपनी ह्यूमन को जो है विकसित किया है एज ए कैपिटल। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया है, इसीलिए आज पूरी दुनिया में जापान को काफी अच्छी निगाहों से देखा जाता है। और कई सारे जो देश हैं जैसे चाइना और इंडिया, हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है फिर भी हम लोग विकसित नहीं हो पाए हैं, विकासशील देश है अभी भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन देशों ने कई सारी जो है भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है, क्योंकि अगर आपके पास खुद जो है आप नॉलेजेबल हो, आपके जो है शिक्षित हो, स्किल्ड हो, तो आप अच्छे से यूज कर लोगे। ठीक है, आप कोई मशीन चलानी है आपको पता ही नहीं कैसे चलानी है,
तो स्किल ही नहीं है आपके पास तो कैसे चलाओगे। ये जो है जापान में क्या है कि वहाँ शुरू से ही स्किल ट्रेनिंग, हेल्थ पे फोकस की जो है, स्वास्थ्य को ख्याल रखो, एजुकेशन को ख्याल रखो, इसीलिए वो लोग जो है पूरी दुनिया में डेवलप बने हैं। ये फिर वही इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे देखना है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सिंपल बात फिर से समझ लीजिए, प्राइमरी का मतलब होता है आपकी नेचर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीजें, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब। इससे कुछ बना दोगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग कर दोगे तो सेकेंडरी में आ गया। ध्यान रखना सेकेंडरी यानी कि होता है द्वितीयक, ठीक है। और इसका ये मतलब होता है जैसे जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके, अभी मैं आगे बताऊंगा। 8 कोर इंडस्ट्री आईपीपी का डेटा आपने कई बार पढ़ा होगा, वो भी इसी में आएंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी इसी में आएंगी, फूड प्रोसेसिंग भी इसी में आएंगी, ठीक है। ये सारी आपने आज तक ये देखी ही नहीं होंगी। फिर टर्सरी जो एक्टिविटी है वो क्या है कि भैया इससे इसमें करने में जो चीजें सपोर्ट करता है वो टर्सरी है, इसी को मॉडिफाइड फॉर्म है एक, वो उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी, यानी कि और अच्छी जो है सुविधाएं और अच्छे ऑफिसेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वर्क होता है वो क्वार्टरनरी है। और सबसे टॉप पे जो मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी डिसीजन, वो होते हैं क्वीनरी, ठीक है। वो भी इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है टर्सरी का, दोनों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। टर्सरी का मतलब, क्वीनरी का मतलब हो गया वही जो एकदम टॉप मैनेजमेंट वाले हैं, बहुत हाई क्लास जो सीईओ टाइप हो गए लोग, और या फिर जो है आईएएसपी से जो पॉलिसी एकदम बना रहे हैं, ये सारे लोग जो एकदम टॉप पे पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। हालांकि सीईओ जो आईएएसपी से होते हैं वो तो पॉलिसी को पूरी तरह से एक तरह से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, बनाते वही, लेकिन फाइनली जो मंत्री होते हैं उन्हीं के उस पर चलता है, अंदर का वर्क पूरा ही करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान देखनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए प्राइमरी सेक्टर में बताया। अब देखिए रेड कॉलर, ये सब कई बार आता है, रेड कॉलर बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर के वर्कर को, एग्रीकल्चर वाले को, ठीक है। ब्लू कॉलर सेकेंडरी वालों को, वुमेन को बोलते हैं, वुमेन जो है वो पिंक कॉलर से संबंधित है, जैसे बेबी सिटर और इन सब की जॉब के लिए समझा जाता है कि वुमेन ही है, ठीक है। टर्सरी वालों को व्हाइट कॉलर, क्योंकि वो जो है टर्सरी सेवा वाले लोग हैं। अब ट्रेड वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, ये सब हैं, उनके कॉलर गंदे नहीं होते हैं इसलिए। और क्वीनरी मतलब गोल्ड कॉलर हो गया। जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है टर्सरी में, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन वो सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंस हुआ, ये सब टर्सरी में आएगा, ठीक है। देखिए इंडिया की जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो कई तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, मैंने बता दिया आपको। वर्क कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से, पेंशन वेंशन मिल रही है, सैलरी बंदी मिलती है, बाकायदा छुट्टी मिलती है, सिक लीव मिलती है, ये सब। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, जब पैसा हुआ जब दिया, जब पैसा हुआ मार लिया, और कोई ऐसी सुविधा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, ये सब। एसेट मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर जो सरकार संभालती है, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर संभालता है, ठीक है, जो निजी लोग संभालते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल इकोनॉमिक सेक्टर। फिर देखिए ये सेकेंडरी सेक्टर होता है कि जहां पे फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाते हैं नेचुरल मटेरियल से, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारा इसी में आता है, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। स्मॉल जो है वर्कशॉप हो गई, आर्टिशन वाला प्रोडक्शन हो गया, मिल, टेक्सटाइल मिल का प्रोडक्शन हो गया, ये सब कुछ सेकेंडरी में आता है। जो फैक्ट्रीज है स्टील प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल, प्लास्टिक, ये सब कुछ इसी में आता है। फूड प्रोडक्शन हो गया, ब्रीविंग प्लांट हो गया, फूड प्रोसेसिंग, सारा कुछ समझ रहे हैं आप, सेकेंडरी में आता है। ऑयल रिफाइनरी, 8 कोर इंडस्ट्री जो मैंने अभी पूछा था आपसे, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, ये जो है कोल और सीमेंट और नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें। प्राइमरी में कौन कौन सी हो गई आपकी? फॉरेस्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशिंग हो गई, पोल्ट्री हो गई, फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, क्वेरिंग हो गई, ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सब चीजें जो है हिंदी में भी लिखी हुई हैं कि कृषि हो गई, वानिकी हो गई, और पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, ये सब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक है। और द्वितीयक में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है। तृतीयक में जो है आपका व्यापार, परिवहन, ये सब चीजें हो गई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वार्टरनरी का मतलब हो गया स्पेशलाइज्ड टर्सरीज जो है एक्टिविटीज है, नॉलेज सेक्टर बोलते हैं इसको, और इसमें एक अलग से क्लासिफिकेशन इसलिए टर्सरी का कर दिया गया क्वार्टरनरी में। क्वार्टरनरी का मतलब इंटेलेक्चुअल जो है एक्सपेक्ट है, नॉलेज हो रही है, रिसर्च हो रही है, इनोवेट करने के लिए वो सारे जो लोग हैं, जैसे जो ऑफिस बिल्डिंग में बैठते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में बैठते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सारे लोग, ठीक है। और फिर जो है क्वीनरी का क्या मतलब है? टॉप लेवल डिसीजन, जो गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेशन पास करती है तो उसमें जो टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको क्वीनरी में मानेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कोई जो है जैसे नई टेक्नोलॉजी को लाना है कि नहीं, तो ये वाले जो जितने लोग हैं क्वीनरी में है, और इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं। तो ये एक जरूर याद रखिएगा, ये भी टर्सरी का ही एक रूप है,
ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, फाइनेंशियल लीगल असिस्टेंट हो गए, ये कंसल्टेंट हो गए। ये एक सनराइज इंडस्ट्री भी होती है, बड़ा ये कई बार आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है, ठीक है, और इनको ये इतनी तेजी से ये हो रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है, इनोवेशन है इसमें, तो ये उभरती हुई इंडस्ट्री है, ठीक है। सनसेट, अब जगह सनराइज आएगा तो सनसेट भी आएगा, कि मतलब कुछ ये सनराइज की इंडस्ट्री की वजह से जो है कुछ इंडस्ट्री खत्म होती जा रही, वो है सनसेट। सनराइज कौन कौन सी हो गई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम हो गया, आपका हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सेक्टर, रिटेल हो गया, फूड प्रोसेसिंग, और ये जो है फिशरीज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये और आगे देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर जो है लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया का, ध्यान रखिएगा। अगर जीवीए या फिर जीडीपी वाइज देखेंगे, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का है, करीबन 54% का कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीवीए जिसको बोलते हैं, जो पहले जीडीपी बोलते थे उसमें, ठीक है। और उसके बाद मतलब परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस का है, फिर इंडस्ट्री का है, फिर एग्रीकल्चर का है 16% के आसपास। और एम्प्लॉयमेंट में लेकिन सबसे ज्यादा परसेंट किसका है? वो है आपका एग्रीकल्चर का, सेकंड है सर्विस का, थर्ड नंबर है आपका इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक। तो ये जरूर याद रखिएगा आप। अच्छा, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है कि इंडिया ने क्यों जो है इंडिया इकोनॉमी को देखा गया। जनरली क्या होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी जाते हैं, फिर टर्सरी जाते हैं, लेकिन इंडिया ने क्या किया, प्राइमरी टू सर्विस चला गया। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भैया इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर का इतनी तेजी से सक्सेस हुआ है, तो सॉफ्टवेयर हमने जो है एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया और उसका जो है शेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सर्विस सेक्टर में सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने जो है आईटी रिवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ है हमारे इंडिया में, इसकी वजह से सर्विस का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया और इंडिया धीरे धीरे जो है उसकी वजह से सर्विस की तरफ चला गया, ठीक है। हमारे यहाँ वेल एडुकेटेड और कई सारा रिसोर्स है, चीप लेबर है, फ्रिक्वेंट है हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। और आपने देखा होगा ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, ये सब जो है इसका बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ते और सबसे जो है एडुकेटेड लोग इंडियंस को ही प्रेफर करते हैं। चाइनीज भी है लेकिन वो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सर्विस को देखो, एग्रीकल्चर से क्यों सर्विस की तरफ गया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस ही नहीं हो पाया। सेकेंडरी सेक्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम बनी रही, लाइसेंस राज हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, पावर डेफिसिट हो गया, कोई वैसे मेजर नहीं लिया गया कि प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। लेबर लॉ आज भी इतने ज्यादा जो है सख्त है, स्किल्ड लेबर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो जब है ही नहीं वो, तो फिर लोग इसीलिए इंडिया में जो है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ हम मूव हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप देखेंगे तो भले ही जो है सर्विस सेक्टर का, लेकिन जो टोटल जीवीए में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने में इतना वो परसेंटेज नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में सेकंड नंबर पे है आज भी जो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसमें कोई और पॉइंट अगर आपको लग रहा हो तो बताइएगा। मतलब मैंने ओवरऑल बता दिया कि प्राइमरी से हम लोग सर्विस की तरफ क्यों गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ा, वेल एडुकेटेड लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं रहा हमारा। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी पॉलिसी थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं प्रमोट हो पाई, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम यहाँ पे गए, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए, सब मैं बता चुका हूँ कि एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से वुमेन को बोलते हैं कि भैया ये हाउस होल्ड का काम करेंगे, मेन जो है वर्क फील्ड में वर्क करेंगे, ये सारी चीजें बता चुके हैं हम आपको। और ये वही सब चीजें बताई गई, शीला की कुछ वो यहाँ पे स्टोरी बताई गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, यानी कि जो महिलाएं होती हैं परिवार के लिए जो सेवाएं देती हैं उनको भुगतान नहीं किया जाता है और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सब मैंने आपको बता दिया। महिलाएं ज्यादातर देखेंगे तो हमारे यहाँ उनकी जो है शिक्षा कम है और स्किल नहीं है उनके पास, इसीलिए अगर मान लीजिए महिलाएं काम करती भी हैं लेबर इंडस्ट्री में तो उनको फिर भी जो पुरुषों से कम सैलरी दी जाती है, ये एक बड़ा समस्या है। और दूसरी बात है कि वुमेन ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जहां पे उनके पास कोई ऐसा लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऐसा जो है अब उनके पास सैलरी का फिक्स रिसोर्स नहीं है, कोई उनको जो है मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, तो ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे बेसिक सुविधाएं हो गई, मैटरनिटी लीव हो गई, चाइल्ड केयर हो गए, अदर जो सोशल सिक्योरिटी वाले हो गए, तो ये सारी जैसे आपकी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और आपका अन्य सामाजिक सुरक्षाएं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वालों को मिलता है सब। इंडिया में ज्यादातर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। फिर देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की गुणवत्ता किन चीजों पर डिपेंड करेगी। सिंपल सी बात है, आपकी लिटरेसी रेट हो गई, यानी कि क्या हो गई, साक्षरता दर, ठीक है। हेल्थ जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ की, अगर कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है तो कितना जिएगा, ये महिलाओं का ज्यादा होता है इंडिया में, पुरुषों से 2 साल ज्यादा है, 2.5 साल करीबन। हेल्थ कैसी है, वो सब चीजें, जीवन प्रत्याशा हो गया, ठीक है। और स्किल फॉर्मेशन कैसी है, तो यही तो है क्वालिटी ऑफ लाइफ।
क्वालिटी अच्छी होगी अगर जो है पॉपुलेशन की, तो उस देश का ग्रोथ अच्छा होगा। इसीलिए क्वालिटी जो पॉपुलेशन की वो सुधारिए। कैसे सुधरेगी? साक्षरता दर बढ़ाइए, आप उनकी लिटरेसी रेट बढ़ाइए, स्किल डेवलपमेंट करिए, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाइए, ताकि जो है उनके जो है और प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके उनकी, ठीक है। उनको एजुकेशन दी जाए, उनको जो है लिटरेट किया जाए, अवेयर किया जाए, हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, ये सब चीजें। एक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया गया था पब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी ने किया था। अच्छा ये बताइए आप, ये किस सन से पब्लिश हुआ है एचडीआई इंडेक्स? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। दूसरा, अभी लेटेस्ट में कौन सा एचडीआई इंडेक्स आया है, उसमें नंबर 1 कंट्री कौन सी है, इंडिया की क्या पोजीशन है और सबसे लास्ट में कौन सी है, ये कुछ आपको बताने हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक है आपका HEI, याद रखिएगा, HEI यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। समझ रहे हैं? हेल्थ मतलब क्या हो गया? लॉन्ग और हेल्दी हेल्थ। हेल्थ को 2 चीजों से कंसीडर करते हैं। कैसे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आपको कंसीडर करते हैं, और प्लस आपका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपसे इंडेक्स इससे निकालते हैं, ठीक। नॉलेज जो है आपका यानी कि एजुकेशन कैसे करेंगे? 2 चीजों से। एक हो गया आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, कितना आपने स्कूलिंग की, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इन दोनों को मिला के बनाते हैं एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा मतलब इसमें देखिए एचडीआई निकालने के लिए 3 इंडेक्स पहले निकालते हैं। एक हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर एजुकेशन इंडेक्स, और फिर हो गया जीएनआई इंडेक्स। जीएनआई पर कैपिटा निकाल लेते हैं, फिर तीनों का जो ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, वो होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ध्यान रखना है इसका, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। HEI याद रखना, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ठीक। आगे चलते हैं इसमें। फिर वहीं से बताया कि कैसे एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे सरकार ने इसमें स्टेप लिए हैं और स्कूलों को बढ़ाया है। और एजुकेशन से सिर्फ जो बच्चों की ही नहीं बल्कि उनके फैमिली और उनके सोसाइटी, हर जगह जो है ये यहाँ पे लाभ मिलता है, और वो फिर कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल। देखिए अब मान लीजिए कोई पढ़ लिख गया, उसकी अच्छी नौकरी लग गई, अब वो अच्छी नौकरी लग गई तो वो अच्छे ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, तो इकोनॉमी भी तो चलती रहेगी। वो जहाँ जाएगा, जैसे अपने घर गया तो कुछ मिठाई ले गया, वहाँ पे जाके कपड़े वपड़े ले दिला दिए अपने फैमिली वालों को, तो उससे जो है वहाँ पे खर्च ज़्यादा होगा। समझ रहे बात आप? तो इकोनॉमी में जो है आपका ये डिमांड और सप्लाई वाला जो भी बैलेंस है वो बना रहेगा, और वो उसको देखेंगे लोग कि भैया ये पढ़ा लिखा है, इसके यहाँ इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, बाकी लोग भी बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी ज़्यादा खर्च करेंगे। वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी, और ज़्यादा लोग जो है रोजगार पाएंगे, तो ये कुल मिला के बैलेंस जो है चलता रहेगा। इसीलिए देखिए सरकारों ने एक प्रोविजन किया था, भैया यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, और एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ज़्यादा एम्फेसिस होनी चाहिए गर्ल्स पे। नवोदय विद्यालय इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में सेट कर दिया गया है। वोकेशनल स्ट्रीम भी डेवलप किए जा रहे हैं हाई स्कूल तक के। अभी जो है नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। अच्छा ये बताइए, नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है अभी, इससे पहले लास्ट टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, ईयर लिख के आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे सरकार इसमें फोकस कर रही है, ये सब बताने की कोशिश की गई है। जो जीडीपी मतलब एजुकेशन का मतलब एजुकेशन में कितना % जीडीपी एक्सपेंडिचर होता है, वो यहाँ पे डेटा दिया गया है। ये वाला डेटा हालांकि गलत है, अभी लेटेस्ट जो एक रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 4.6% हो गया है एजुकेशन पे। अब ये कितना सही एक बार आप चेक करके बताइए। 4.6 मैंने देखा है लेटेस्ट अभी रिपोर्ट, और सरकार का जो है यहाँ मानना है 6% होना चाहिए कम से कम एजुकेशन पे। हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, ये 1.28% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ हमारा, और इसको जो है टारगेट लिया गया है 1.5 जो है % करना, ठीक है। ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नहीं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो उसका टारगेट है 2.5% ऑफ जीडीपी का करना, मतलब हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है इंडिया में उसको 2.5% ऑफ जीडीपी करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये बजटरी जो है हर बार आता रहता है, बढ़ता रहता है। लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे सेंसस के हिसाब से 2000 सेंसस के हिसाब से 73% हो गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मेल लिटरेसी ज़्यादा है, फीमेल लिटरेसी कम है। रूरल लिटरेसी जो है आपकी कम है, अर्बन लिटरेसी ज़्यादा है। लिटरेसी सिर्फ एक राइट नहीं है, साक्षरता, और लिटरेसी का मतलब होता है 0 जो है 7 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें से कितने लोग को लिखना पढ़ना समझना उसी लैंग्वेज में आता है। बड़ा जो है सरल सी डिफिनीशन है, ये आप मेरा सेंसस वाला वीडियो देखिएगा उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं बताइए 2011 के सेंसस के हिसाब से मेल लिटरेसी एग्जैक्ट कितना है, फीमेल लिटरेसी एग्जैक्ट कितना है। ज़्यादा तो है मेल लिटरेसी, ये तो हमेशा का रूल है, और अर्बन लिटरेसी जो है आपकी रूरल एरिया से ज़्यादा होती है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है। कितना है टू द प्रोसाइज ये बताइए आप। उसके लिए कई सारे जो है स्कूल खोले गए हैं और कई सारे अभियान चलाए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001-2 के टाइम पे। उसमें बोला गया कि भैया जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट होना चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। फिर 2010 में एक कानून पास कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 में, राइट टू एजुकेशन,
ठीक है। आर्टिकल 21A के तहत इसको जोड़ दिया गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट हो गया। तो ये सब धीरे धीरे जो है यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई सारे स्टेप लिए गए हैं, अभी भी लगातार लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंपस, प्लस उनकी ट्रेनिंग में और कैसे जो है ये सब चीज़ें और करी गई हैं। कई सारे गरीब बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, उनके लिए मिड डे मील स्कीम खोल ली गई है, ताकि उनको जब स्कूल आए तो खाना भी मिलेगा, ताकि वो लोग जो है धीरे धीरे डेवलप हो सके, ठीक है। और ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। ये 12th वाले ईयर प्लान में भी अगर आप देखेंगे, जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, इसको यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, अगर ये हमने जो है 2017-18 तक 25.2% कर लिया था, और इसको 2020-21 तक 30% लाने की उम्मीद है, जो कि वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से, ठीक है। तो फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी पे, वोकेशनलाइजेशन पे, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। जो आईटी इंडस्ट्री हो रही है, कंप्यूटर जो है बढ़ता जा रहा है, उसको नई जैसे आजकल ये हो रहा है कि जो है नए नए सेक्टर खुल रहे हैं, पुराने वाले सेक्टर जो है ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से नए लोग, नए जनरेशन कैसे ढलेगी, उसके लिए उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास सारी स्किल होनी चाहिए। अब जैसे जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास जो है ऑनलाइन का ज्ञान है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। तो ये सारी चीज़ों में भी हमको अपने जो आने वाली जनरेशन है उन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कई सारे इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन भी खोले गए हैं। लोग मतलब शिक्षित होंगे तब सब कर लेंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा बहुत फाइट मार के कर लेंगे। एटलीस्ट आपको पढ़ना तो आना चाहिए, वरना फिर आप गूगल में भी कैसे खोजोगे अगर पढ़ना ही नहीं आएगा। इसलिए बेसिक शिक्षा जो है सबकी जरूरी है बहुत। और कई सारे यहाँ पे देखेंगे नंबर दिए गए हैं कि देखिए कॉलेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लगातार बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाली सी चीज़ें हैं इसमें, ये बताया गया है यहाँ पे इन सब के माध्यम से कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं काम। फिर वही हेल्थ के ऊपर भी हमको फोकस रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो सोचेंगे कैसे। एक स्वस्थ माइंड ही सब अच्छा सोचता है और अच्छे से रहता है, और सही जो है चीज़ों को कैसे सदुपयोग करें, ये सारी चीज़ें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप जो है काम ठीक से करेंगे, ओवरऑल ग्रोथ होगा, आप अपनी मैक्सिमम इनपुट से काम करेंगे, मैक्सिमम इफिशियंसी से काम करेंगे। इसीलिए हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए देखेंगे कि इंडिया ने जो है लास्ट के कुछ ईयर में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो सेक्टर है आपका हेल्थ केयर में, उनको यहाँ पर डेवलप करने में काम किया है। आयुष्मान भारत की स्कीम आई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इससे अगर आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, जो डेथ रेट है वो घटा है, बर्थ रेट है वो जो है आपका वो भी घटा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे हो रही हैं, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा है, MMR भी घटा है। तो ये सारा जो है एक पॉजिटिव साइन है। ये लेटेस्ट डेटा देख लीजिएगा, मेरा इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा फैक्ट वाला, ठीक। और ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन बस ये समस्या यही कि भैया यहाँ भी जो है इनइक्वालिटी हो गई। कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, और कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो डेंटल कॉलेज सब उन्हीं में है, ठीक है। तो जैसे आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु देखेंगे तो ज़्यादातर कॉलेजेस वहीं पे हैं। तो यहाँ भी इनइक्वालिटी, सरकार को इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कि टाइप यहाँ देखना बहुत जरूरी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की बात चल रही है कि क्या क्या टाइप होता है, ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिए, बहुत जरूरी है ये। 4 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मान लीजिए किसी ने कॉलेज से निकला, फिर उसको जॉब ढूंढने में जो टाइम लग रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर एक बंदे ने अपनी जॉब स्विच करके दूसरे में दी तो 1 महीना खाली बैठ गया। या फिर अगर उसने काम से उब के जो है गोवा में जाके बीच पे बैठ के कुछ पी पा रहा है, या फिर उसके लिए थोड़ा सा गैप ले लिया, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल। और स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया कि भैया टेक्नोलॉजी बदल गई, आपको वो स्किल ही नहीं आती है उस मशीन को एक नई टेक्नोलॉजी से। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पहले असेंबली खुद करनी पड़ती थी, अब असेंबली की मशीनें आ गई, तो वो भैया क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ऑटोमेशन आ गया। सीजनल मतलब क्या हो गया कि किसी सीजन में काम है, किसी में नहीं है। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, और रूरल एरिया में होता है। साइक्लिक का क्या मतलब हो गया, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया तो भैया लोगों की जॉब चली गई, ये है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो तभी कहा जाएगा जब आप जो है काम करने के इच्छुक हो लेकिन आपको काम ना मिले, सिंपल बात ये है। और वो भी अगर आप वर्किंग एज में है तो, ठीक है। तो जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं तब, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। मगर लेकिन उसमें भी क्या है
कि जो बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चे इसमें देखिए, इसमें भी वर्किंग एज यहाँ पे कंसीडर की गई है। तो जो वर्किंग एज कौन कौन सी, जैसे एनसीईआरटी में लिखी है 15 से लेके 59 साल तक, ठीक है, और लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है 15 से लेके 64 साल तक। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी माननी है, दोनों में से जो भी यहाँ पे मतलब वर्क, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर इस एज का कोई है, मतलब ये नहीं कि 3 साल का बच्चा बैठा है वो बेरोजगार है, वो क्यों बेरोजगार हो, वो कर ही नहीं पाएगा काम, या फिर जो है 70 साल के कोई बूढ़े व्यक्ति हैं और वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो इन दोनों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक बात याद रखिएगा। वो जो वर्किंग वाले लोग हैं, काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिलता है, तब होता है ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट। वर्क फोर्स में देखिए, मैंने बताया 15 से 59 साल यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 15 से 64 दिया हुआ है वो जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो सकल का जो ब्रदर है, जो भाई है, वो सब नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्किंग एज ग्रुप का है 15 से 59 तक एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसको नहीं मिल रहा है, या फिर ठीक है उसको नहीं मिल रहा है, तब वो बेरोजगार कहे जाएंगे। जो इनके ग्रैंड पेरेंट है वो मान लिया 80 साल के, उनको नहीं कहा जाएगा। इंडिया में मैंने बताया आपको, रूरल एरिया में एक होता है सीजनल और एक होता है डिसगाइज्ड। सीजनल मतलब वही जब खेती होती है तब उनको मिल जाता है कुछ कुछ काम, जो छोटे किसान होते हैं, फार्म लेबरर होते हैं। और डिसगाइज मतलब एक कई जगह 10 लोग लगे हैं, 2 की जरूरत है, 5 की जरूरत है, 5 फालतू में काम कर रहे हैं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो इन्हीं के साथ थोड़ा हाथ बटा लो, उनको हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। तो सीजनल मतलब मौसमी और प्रच्छन्न हो गई आपकी, ये दोनों रूरल एरिया में हो गए। गांव में, नगरियों में जो है शिक्षित बेरोजगारी, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सीजनल मतलब कि एक सीजन में काम मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है। ज्यादातर ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सीजन आया तो हार्वेस्टिंग और इन सब के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, तब मिलता है, नहीं मिलता, जब नहीं होता है तो हटा दिया जाता है उनको। डिसगाइज का मतलब वही कि आपके पास जो है, आप दिख तो रहे हैं, ये छुपी हुई बेरोजगारी है। आप दिख रहे हैं कि आप जो है रोजगार कर रहे हैं, लेकिन है कर नहीं रहे हैं। 5 की जरूरत है, 5 लोग घर में बैठे थे, वो भी आके यहाँ पे करने लगे, तो 10 लोग कर रहे हैं। लग रहा है कि 10 लोग का काम है। 100 किलो पहले होता था प्रोडक्शन, अभी भी 100 किलो हो रहा है। तो अगर आप इन 5 को हटा दो वापस, तो भी जो है 100 किलो होगा। इसका मतलब हो गया ये छुपी हुई बेरोजगारी। बहुत बार समझा चुका हूँ, अब भी अगर किसी का गलत हो जाए तो बहुत ही जो है बहुत वैसी बात हो जाएगी फिर। खैर, ये वाली चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, ये सब चीजें, ठीक। ये वही मैंने बता दिया आपको। ये अर्बन एरिया में जो है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। कई जो लोग हैं उनके पास अच्छी अच्छी डिग्री है, अच्छी अच्छी शिक्षा है, लेकिन स्किल्ड नहीं है, इसीलिए जॉब नहीं मिल रही है। और मतलब ये यहाँ पे पैराडॉक्स हो जाता है कि कई ऐसे जो है इंडस्ट्री में वहां पे जॉब की जरूरत है, वहां लोग नहीं मिल रहे हैं, और वहीं पे कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास जिनको खुद जॉब की जरूरत है, लेकिन वो वहां फिट नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे चल रही। पैराडॉक्सियल जो है, मैंने बताया आपको कि सरप्लस ऑफ मैन पावर है कई जगह, और कई जगह शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, ठीक है। तो ये है मतलब, क्योंकि उनको टेक्निकली क्वालिफाइड चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। जैसे हमको भी एडुकेटर चाहिए, हमको इतने सारे जो है देखना पड़ता है कि वीडियो बनाना आना हो, जो है आपको बोलना आना चाहिए, पीपीटी बनाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में बाइलिंगुअल करना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। तो इसलिए इस चक्कर में देखिए एडुकेटर कई सारे हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको मैन पावर चाहिए, लेकिन हमको भी टेक्निकली क्वालिफाइड चाहिए कि हमारी स्किल पूरी कर सके। हम तो खैर बहुत छोटे प्लेयर हैं, बाकी आप बड़े जितने भी लोग हैं उन सबको भी यही चाहिए। स्किल लोगों की हर जगह जरूरत है। अगर आप अपनी जिंदगी में स्किल ठीक कर लो, आप स्किल्ड हो जाओ, तो दुनिया में कोई भी आपको कभी भी जो है भूखा नहीं मर सकते हो आप, और आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। सिंपल बात ये है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, मैन पावर का वेस्टेज होता है, खाली बैठते हैं, चोरी चकारी करते हैं, खुद भी रिसोर्स वेस्ट हो जाते हैं, दूसरों पे लाइबिलिटी बन जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक होपलेसनेस की फीलिंग आती है, लगता है सुसाइड कर लें। ये सब चीजें, उनके पास पैसे नहीं है खुद को सपोर्ट करने के लिए, जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए, ये सारी चीजें हैं ये, ठीक। खैर वो बीच वाली जो लाइन बोली वो ऐसे ही बोली है। तो ये इससे क्या है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, क्योंकि वो खुद भी बैठे हैं। अब इसमें जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, जो आपकी वर्किंग एज, जो डिपेंडेंस पॉपुलेशन है, वो वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन पे और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये है, अगर आपके बेरोजगार है तो बहुत सारे जो है यहाँ पे नुकसान है। तो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, और पूरा का पूरा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, लाइबिलिटी बन रहा है। तो एक तरह से वो इकोनॉमी में लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकली जो है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मानते हैं कि एग्रीकल्चर में वो एम्प्लॉयड है, तो इसलिए, क्योंकि वो अपीयर होते हैं ना कि वो कम कर रहे हैं, लेकिन वो है कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। तो ये एक बड़ी समस्या। तो वही सब आप बताया गया है कि कैसे उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट से हटाया जा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, स्किल डेवलपमेंट कराया जा सके। तो ये है। और प्राइमरी सेक्टर में आपने देखा होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सब लोग के पास छोटे छोटे खेत हैं, वो खुद ही अपना उगाते हैं, खुद ही खा जाते हैं। तो और वहां पे ही 5 लोग की जरूरत है, 10-10 लोग लगे हैं। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर से, ठीक है।
और इसी में जब ये बैठे हैं तो वो जो है शेयरिंग हो जाती है वर्क की, और कई लोगों को फिर काम नहीं मिलता है तो वो फिर माइग्रेट होने लगते हैं शहरी एरिया की तरफ, वहाँ पे जाके फिर स्लम्स में रहने लगते हैं क्योंकि वहाँ भी उनको मजदूरी कमी मिलेगी। तो इसीलिए आजकल एक नया कॉन्सेप्ट हो गया है अर्बन पॉवर्टी और अर्बन स्लम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये इस तरह से है। एग्रीकल्चर देखिए मोस्ट, अच्छा ये पूछा जाएगा मोस्ट लेबर एब्जॉर्ब। मैंने आपको क्या बताया था अभी, जीवीए या जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस समय आपका है सर्विस का, फिर आपका है इंडस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर का। लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कौन देता है, एग्रीकल्चर, और फिर उसके बाद सर्विस, उसके बाद इंडस्ट्री। तो ये जरूर याद रखिएगा। वही चीजें यहाँ पे बताई कि भैया एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है ये, ठीक है। और लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है देखा गया है ये डिक्लाइन होता जा रहा है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, इसलिए वो दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं और कई जगह फिर ये डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न हो रहा है ये, ठीक। तो इसीलिए जो यहाँ का लेबर है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जा रहा है। और सेकेंडरी में इतना ज़्यादा जो है मतलब वहाँ पे लेबर एब्जॉर्बिंग तो है, सेकेंडरी वाली में देखेंगे तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी लेबर एब्जॉर्ब करते हैं वो, लेकिन उस पर सरकार का और जो है टोटल इतना फोकस नहीं रहा है, तो वो इतना नहीं हो पा रही है, इतना बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर जो है बढ़ता जा रहा है लगातार। फिर इसमें एक वही स्टोरी बनाई कि देखिए एक फैमिली थी, उन्होंने जो है अपने बच्चे को भेजा कृषि महाविद्यालय में, वो वहाँ पे गया इंजीनियरिंग करके, वो ऐसा उसने कुछ यहाँ पे किया कि उसने तो वही कहानी लिखी कि एक गांव में एक परिवार था, उसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, फिर उसको जो है पढ़ के वो आया और उसने फिर कुछ ऐसा एक उन्नत किस्म की जो है हल का नमूना तैयार किया जिससे जो है उपज में वृद्धि हो गई, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उससे धीरे धीरे यहाँ पे देखा गया कि उसको देख के और लोग इंटरेस्ट होने लगे। तो इस तरह से गांव में एक एग्रो इंजीनियरिंग का नया काम ही सृजित हो गया, ठीक है। कि वहाँ पे एक मतलब डिमांड क्रिएट कर दी उसने, और उसकी वजह से और भी परिवार वहाँ पे इंटरेस्टेड होने लगे। कई लोगों ने जो है कहा कि हम भी एग्रीकल्चर में जाएंगे, हम भी जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें, और धीरे धीरे जो है वहाँ का विकास होता गया। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल पे करना यहाँ पे जरूरी है, वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। सिंपल बात ये भैया, एजुकेशन हेल्थ पे फोकस कर दो, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर दो सरकार सर, और तभी जो है यहाँ पे अगर ह्यूमन कैपिटल को आपने फॉर्म कर लिया, और ह्यूमन जो पॉपुलेशन इस समय बढ़ी हुई है आगे के लिए तो आप मेजर बिल्कुल लाइए, लेकिन जो अभी है उनको कैसे आपको एज ए एसेट डेवलप करना है। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था राज्यसभा की, उसमें बता रहे थे कि अभी जो हमारी एल्डर पॉपुलेशन है करीबन 9 से 10% है, मतलब सीनियर सिटीजन वाले लोग जो हैं, और ये अभी आने वाले 20-30 सालों में 20% 30% हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमसे छिन जाएगा। जितना जो है आप इस पे फोकस कर सकते हैं कि उनको किसी तरह यहाँ पे स्किल्ड करिए, और एजुकेशन हेल्थ पे फोकस करके उनको ऐसा ना होने दें कि वो भी जो है किसी तरह लाइबिलिटी बन जाए, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन वैसे ही कम होती जा रही है। आने वाली जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, पूरे पापा वीडियो को, जो एनसीईआरटी इकोनॉमी की क्लास 9 था, लास्ट में क्वेश्चन पूछे वो जरूर आपको अटेम्प्ट करने हैं।